हेलो गाइस। तो आज हम नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन समझेंगे। तो इसमें हम समझेंगे कि कैसे विदाउट एंडोट्रैकियल ट्यूब के नॉन इन्वेसिव तरीके से हम पेशेंट का वेंटिलेशन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन इज़ ए फॉर्म ऑफ वेंटिलेटरी सपोर्ट विदाउट इंसर्शन ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब। यानी विदाउट एंडोट्रैकियल ट्यूब के इंसर्शन के हम कैसे वेंटिलेशन करते हैं, इसे कहते हैं हम नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। It is the most popular method of ventilation used preterm neonates due to less ventilator induced lung injury। ये मोस्टली प्रीटर्म बेबीज़ में यूज़फुल है और इससे वेंटिलेटर लंग इंड्यूस्ड इंजरी के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन का। तो इसके कुछ डिफरेंट मोड्स होते हैं। तो मोड्स हम समझते हैं, जैसे नेज़ल सी पैप, एन सी पैप, बाई पैप या एन आई पी पी वी और एन एच एफ वी यानी नेज़ल हाई फ्लो वेंटिलेशन। तो ये सब इसके फर्दर मोड्स होते हैं, डिफरेंट मोड्स ऑफ नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एन आई वी। तो इसकी सक्सेस की कीज़ समझ लेते हैं कि इसकी सक्सेस ऑफ कीज़ क्या होती हैं नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की, किन चीज़ों का हमको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कि अगर हम उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो प्रॉपर हम नॉन इन्वेसिव तरीके से पेशेंट को एनआईसीयू से डिस्चार्ज कर पाएंगे। ऑप्टिमम हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का हमको ध्यान रखना है। पेशेंट का एयरवे है उसमें प्रॉपर हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन होती रहनी चाहिए, तो उस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। एडिक्वेट यूज़ ऑफ सर्फेक्टेंट एंड कैफीज साइट्रेट, यानी एडिक्वेटली हमको उसका जो सर्फेक्टेंट लेवल है लंग्स में वो देखकर ही और कैफीन साइट्रेट लेवल को देखते हुए ही हमको पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। अगर पेशेंट के अंदर सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी होती है तो उसमें हमको सर्फेक्टेंट थेरेपी देनी है उसको पेशेंट को। और अगर पेशेंट को लगता है अपनिया हो रहा है तो हमको कैफीन साइट्रेट से तुरंत ही लोड करना है और मेंटेनेंस डोज में कैफीन साइट्रेट को कंटिन्यू करना है। एप्रोप्रिएट साइज़ की नेज़ल प्रॉन्ग ही यूज़ करनी है। बहुत ज़्यादा छोटी नेज़ल प्रॉन्ग यूज़ नहीं करनी है या बहुत ज़्यादा बड़ी नेज़ल प्रॉन्ग यूज़ नहीं करनी है। अगर बहुत ज़्यादा छोटी हम नेज़ल प्रॉन्ग यूज़ करते हैं तो उसमें लीकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और वेंटिलेशन में प्रॉब्लम होती है। और अगर ज़्यादा बहुत बड़ी या मोटी जो नेज़ल प्रॉन्ग हम यूज़ करते हैं तो पेशेंट की जो नेज़ल इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस तरह से हमको एप्रोप्रिएट साइज़ की नेज़ल प्रॉन्ग ही यूज़ करनी है। एंड गुड क्वालिटी नर्सिंग केयर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमको गुड क्वालिटी नर्सिंग केयर यानी पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाना है और प्रॉपरली मॉनिटरिंग करनी है, वाइटल मॉनिटरिंग करनी है। अगर हम प्रॉपरली वाइटल मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, इन्फेक्शन से पेशेंट को नहीं बचा के रखेंगे, हैंड हाइजीन नहीं रखेंगे तो पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और पेशेंट को निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और नेज़ल इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, जैसे NIPPV कहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे समझा NIPPV, इसकी फुल फॉर्म होती है नेज़ल इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। NIPP is a preferred mode of non-invasive ventilation used all across the world। ये एक बहुत प्रेफरेबल मेथड है वेंटिलेशन का और ये पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ नॉन इन्वेसिव रेस्पिरेटरी सपोर्ट। ये एक नॉन इन्वेसिव रेस्पिरेटरी सपोर्ट करता है और यूजिंग ए नेज़ल इंटरफेस टू डिलीवर इंटरमिटेंट पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर और पीप, यानी इसमें हम पेशेंट को पीप भी सेट कर सकते हैं और PIP भी सेट कर सकते हैं विदाउट ET इंसर्शन के, यूजिंग नेज़ल इंटरफेस डिलीवर इंटरमिटेंट पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर। इट इज़ एन इंटरमीडिएट अप्रोच बिटवीन इन्वेसिव वेंटिलेशन एंड CPAP। यानी इन्वेसिव वेंटिलेशन, जैसे कि हमने पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाला, एंडोट्रैकियल को इंसर्ट करके ट्रैकिया में और पेशेंट को CPAP पर रखा, तो ये CPAP के और इन्वेसिव वेंटिलेशन के और CPAP के बीच की एक इंटरमीडिएट कड़ी है, जो एक बीच का तरीका है। जैसे कि CPAP का और इन्वेसिव वेंटिलेशन के बीच का एक तरीका है
जो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन है। इट इज़ द टाइम साइकिल, इसमें हम पेशेंट की ब्रीथ के टाइम को साइकिल कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, और प्रेशर लिमिटेड मोड इसमें वेंटिलेशन कर सकते हैं। और ये दो तरह का हो सकता है, सिंक्रोनाइज NIPV और नॉन सिंक्रोनाइज NIPPV। तो ये दो तरह का हो सकता है। सिंक्रोनाइज जैसे कि हम समझ पाएंगे कि पेशेंट की ब्रीथ को सिंक्रोनाइज करके ये पेशेंट को ब्रीथ डिलीवर करेगा, और नॉन सिंक्रोनाइज में समझेंगे कि ब्रीथ को सिंक्रोनाइज नहीं करेगा, जितनी हम ब्रीथ हम पेशेंट में सेट करेंगे उसी हिसाब से पेशेंट को ये ब्रीथ देता रहेगा। इसमें पेशेंट और वेंटिलेटर के बीच फाइटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसमें फिर लंग इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं अगर पेशेंट और वेंटिलेटर फाइट करते हैं। तो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ NIPPV कैन बी सिंक्रोनाइज विद द बेबीज रेस्पिरेटरी एफर्ट। जैसे कि हमने समझा पेशेंट के रेस्पिरेटरी एफर्ट को ये सिंक्रोनाइज करेगा और फॉलोइंग मेथड से ये ब्रीथ को प्रोवाइड करेगा। ये फॉलोइंग मेथड्स हैं सिंक्रोनाइज करने के, जैसे कि फॉलो सिंक्रोनाइजेशन यानी फॉलो डिटेक्ट द सेंसेस स्पॉन्टेनियस इंस्पायरेटरी फ्लो ऑफ पेशेंट। जैसे कि पेशेंट कितने प्रेशर से ब्रीथ ले रहा है, इंस्पायरेटरी फ्लो को ये सिंक्रोनाइज करेगा। और न्यूरली एडजस्ट वेंटिलेटरी असिस्टेंस यानी नावा न्यू इट डिटेक्ट डायफ्रामेटिक एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द पेशेंट, यानी पेशेंट की डायफ्रामेटिक एक्टिविटी और इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज करेगा और पेशेंट को ब्रीथ प्रोवाइड करेगा। ग्रेसिवे कैप्सूल इट डिटेक्ट्स एब्डोमेन मूवमेंट ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के टाइम पेशेंट के एब्डोमिनल मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करेगा और पेशेंट को उसी हिसाब से ब्रीथ को प्रोवाइड करेगा। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लेते हैं। ऑफ कोलैप्स एल्वोलाई यानी पेशेंट के जो एल्वोलाई हैं उनको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करेगा, रोकेगा और इम्प्रूव करेगा FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इन दोनों चीज़ों को इम्प्रूव करेगा, यानी पेशेंट की जो एल्वोलाई हैं उनको कोलैप्स होने से रोकेगा और इम्प्रूव करेगा FRC यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। वॉश आउट ऑफ नेजोफेरेंजियल डेड स्पेस, नेजोफेरेंजियल डेड स्पेस को जो है वॉश आउट करेगा और रिड्यूस करेगा इंस्पायरेटरी रेजिस्टेंस एंड वर्क ऑफ ब्रीदिंग। यानी पेशेंट को जब एयरवे क्लीन हो जाएगा, प्रॉपर पेशेंट को प्रेशर जाएगा और पीप जाएगी, तो पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी एफर्ट है पेशेंट को कम लगाना पड़ेगा और पेशेंट इजीली ब्रीद ले पाएगा। इम्प्रूव करेगा स्टेबिलिटी ऑफ चेस्ट वॉल, यानी पेशेंट की जो चेस्ट वॉल है उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। इंक्रीज टाइडल एंड मिनट वॉल्यूम, यानी मिनट वॉल्यूम को और टाइडल वॉल्यूम को ये इम्प्रूव करेगा। बेटर रेस्पिरेटरी ड्राइव विद द ऑगमेंटेड हेड्स एंड पैराडॉक्सिकल रिफ्लेक्स, वेरिएबल एडजस्टेड ड्यूरिंग NIPPV, यानी पेशेंट की एडजस्टेबल सेटिंग्स हैं वो हम समझ लेते हैं कि पेशेंट की कुछ एडजस्ट सेटिंग्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें देयर आर 5 वेरिएबल एडजस्टेड ड्यूरिंग NIPPV, दीज आर एज फॉलोज। जैसे कि पेशेंट का हम वेंटिलेटर का रेट इसमें हम सेट कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी रेट हम इसमें सेट कर सकते हैं, वो हम 20 से 40 ब्रीथ पर मिनट तक हम इसमें सेट कर सकते हैं। PIP 15 से 20 सेंटीमीटर हम इसमें सेट कर सकते हैं। और इंस्पायरेटरी टाइम, लॉन्गर इंस्पायरेटरी टाइम 0.5 सेकेंड इज अ रिक्वायर्ड। पीप यानी हायर पीप इज एसोसिएटेड विद द रिड्यूस्ड वर्क ऑफ ब्रीदिंग। जैसे कि हमने पेशेंट को पीप दी और PIP दी, तो ये पेशेंट की ब्रीदिंग के वर्क को रिड्यूस कर देता है और पेशेंट को ब्रीथ लेने में आसानी हो जाती है। फ्लो रेट, वेंटिलेटर विद NIPPV मोड ऑटोमेटिकली एडजस्ट फ्लो रेट, यानी इसमें वेंटिलेटर ऑटोमेटिकली फ्लो रेट को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन कुछ कुछ वेंटिलेटर ऐसे वेंटिलेटर हैं जिनमें फ्लो रेट ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं होता है, तो उन वेंटिलेटर्स में हमको फ्लो रेट भी एडजस्ट करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। तो कुछ सम वेंटिलेटर्स होते हैं वो हम समझेंगे।
इंडिकेशंस समझ लेते हैं इसके कि इंडिकेशंस क्या हैं, किस कंडीशन में हम पेशेंट को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करेंगे, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन में हम शिफ्ट करेंगे। तो प्राइमरी रेस्पिरेटरी सपोर्ट इन न्यूनेट विद RDS, TT, NV और MAS मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम एंड निमोनिया, इस कंडीशन में हम इस मोड को प्रीफर कर सकते हैं। एपनिया ऑफ प्रीमैच्योरिटी में भी हम इसको यूज़ करते हैं। या पोस्ट एक्सटुबेशन रेस्पिरेटरी सपोर्ट, यानी हमको पेशेंट को एक्सटुबेट किया और एक्सटुबेशन के बाद हम उसको इस मोड पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। CPAP फेलियर हुआ है पेशेंट को, अगर CPAP का पेशेंट मेंटेन नहीं कर रहा है तो इस मोड पे हम पेशेंट को डाल सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी सपोर्ट, यानी पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी सपोर्ट में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। रेस्क्यू फॉर पेशेंट विद डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन, अगर किसी पेशेंट का इंट्यूबेशन करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, इंट्यूबेशन नहीं हो पा रहा है, तो हम कुछ टाइम के लिए इस मोड पे हम पेशेंट को डाल सकते हैं और फर्दर हम कुछ टाइम के बाद फर्दर ट्राई कर सकते हैं कि पेशेंट को इंट्यूबेट करना है क्या, तो उस तरह से हम इसमें कर सकते हैं। गाइडलाइंस फॉर यूज़ ऑफ NIPPV, कुछ गाइडलाइंस हैं NIPP के लिए, तो वो समझ लेते हैं। वेंटिलेटर्स, एनी वेंटिलेटर कैन बी यूज प्रोवाइड नॉन सिंक्रोनाइज NIP, यानी कुछ वेंटिलेटर्स ऐसे वेंटिलेटर भी हैं, यानी मोस्टली वेंटिलेटर ऐसे वेंटिलेटर्स हैं जिनमें ये NIPPV मोड जो है वो नॉन सिंक्रोनाइज होता है, बट सम न्यूअर वेंटिलेटर्स प्रोवाइड सिंक्रोनाइज NIPPV, यानी नेज़ल इंटरमिटेंट प्रेशर जो वेंटिलेशन है ये, इसमें कुछ वेंटिलेटर ऐसे भी वेंटिलेटर्स हैं जो सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं ब्रीथ को, तो कुछ वेंटिलेटर नॉन सिंक्रोनाइज भी हैं और कुछ वेंटिलेटर मार्केट में सिंक्रोनाइज वेंटिलेशन भी हैं, तो उस तरह से भी हम वेंटिलेटर्स को चूज़ कर सकते हैं कि पेशेंट को किस तरह के वेंटिलेटर की जो है ज़रूरत है, सिंक्रोनाइज की या नॉन सिंक्रोनाइज की। तो पेशेंट नेज़ल इंटरफेसेस समझते हैं। शॉर्ट वाई नेज़ल प्रॉन्ग हमको यूज़ करनी है पेशेंट में, और नेज़ल मास्क भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। वेंटिलेटर की सेटिंग समझते हैं। तो वेंटिलेटर सेटिंग्स, एडजस्ट वेंटिलेटर सेटिंग्स टू मेंटेन टारगेट सैचुरेशन 90 to 95%। वेंटिलेटर की सेटिंग हमको इस तरह से सेट करनी है कि उसकी सैचुरेशन 90 से 95% है, SpO2 को सैचुरेशन को टारगेट करे। हमको बहुत ज़्यादा FiO2 भी नहीं रखनी है कि पेशेंट की सैचुरेशन 100% चले, और इतनी कम FiO2 भी ना रखनी है कि पेशेंट की सैचुरेशन 90 से डाउन चली जाए। तो हमको एक ऐसी जो है FiO2 सेट करनी है कि पेशेंट की जो सैचुरेशन है 90 से 95 को टारगेट करती रहे, तो उस हिसाब से हम इसमें सेट कर सकते हैं। PIP स्टार्ट विद 20 सेंटीमीटर H2O, इसमें हम PIP को 20 सेंटीमीटर H2O से सेट कर सकते हैं और मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर तक हम इसमें जा सकते हैं। लेकिन अब एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा PIP देते हैं पेशेंट को तो न्यूमोथॉरिक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, बैरोट्रॉमा के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा पेशेंट की जो है PEP या PIP को नहीं बढ़ाना है, एक मिनिमम P पर PIP पर ही पेशेंट को कंटिन्यू करना है। नोट, इन केस ऑफ पोस्ट एक्सटुबेशन PIP शुड बी 2 to 4 सेंटीमीटर मोर देन दैट एट द टाइम ऑफ एक्सटुबेशन। अगर पेशेंट का हमको एक्सटुबेशन करना है, एक्सटुबेट करना है पेशेंट को, तो 2 से 4 सेंटीमीटर H2O हम उसकी PIP को बढ़ा के रखेंगे और फिर हम पेशेंट को एक्सटुबेट करेंगे। पीप स्टार्ट विद 5 सेंटीमीटर H2O, इसको हम 5 सेंटीमीटर से जो है स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 8 सेंटीमीटर H2O तक हम जा सकते हैं। लेकिन हमने जैसे समझा था कि अगर हम पेशेंट को हाई पीप या PIP यानी हाई प्रेशर देते हैं तो पेशेंट में न्यूमोथॉरिक्स के, बैरोट्रॉमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पेशेंट को मिनिमम पीप और मिनिमम PIP ही यूज़ करनी है, मैक्सिमम लेवल पर हमको नहीं जाना है। अगर पेशेंट सीवियर होता है तभी हमको मैक्सिमम लेवल पर जाना है, और मोर देन 8 तक हम 8 से ज़्यादा पीप हमको नहीं देनी है पेशेंट में, और मोर देन 30 से ज़्यादा PIP हमको पेशेंट को नहीं देनी है। तो रेट हम समझ लेते हैं, रेस्पिरेटरी रेट
हम इसमें 40 से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 50 तक हम इसको जा सकते हैं। 50 ब्रीथ पर मिनट हम पेशेंट को दे सकते हैं। इंस्पायरेटरी टाइम स्टार्ट विद 0.5 सेकेंड, यानी 0.5 सेकेंड का हम इंस्पायरेटरी टाइम रख सकते हैं और मोर देन हम 1 सेकेंड तक इंस्पायरेटरी टाइम हम मैक्सिमम इसका 1 सेकेंड तक मैक्सिमम जो इंस्पायरेटरी टाइम है वो हम रख सकते हैं। फ्लो रेट समझ लेते हैं। फ्लो रेट हम 12 से 14 लीटर हम पर मिनट तक इसमें सेट कर सकते हैं और मैक्सिमम 20 लीटर पर मिनट तक हम जा सकते हैं। और जैसे हमने समझा कि हाई प्रेशर हाई फ्लो हमको अवॉइड करना है, हमको जो है मिनिमम फ्लो मिनिमम पीप और मिनिमम FiO2 पे ही पेशेंट को निकालने की कोशिश करनी है। अगर पेशेंट सैचुरेशन को मेंटेन नहीं करना है तभी पेशेंट को जो है हमें हायर सेटिंग्स पर डालना है। तो मॉनिटरिंग समझ लेते हैं कि मॉनिटरिंग हमको किस किस चीज़ की करनी है। पेशेंट अगर वेंटिलेटर पर है तो वाइटल मॉनिटरिंग करनी है। मॉनिटरिंग हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, SpO2, CRT, सिल्वरमैन स्कोर, ये भी हमको मॉनिटर करना है कि पेशेंट की जो है डिस्ट्रेस ऑफ सीवियरिटी क्या है, वो सिल्वरमैन स्कोरिंग से हम समझेंगे। तो डिस्ट्रेस ऑफ सीवियरिटी को भी हमको समझते हुए चलना है। पेशेंट की EVG हम कर सकते हैं, पेशेंट की ABG कर सकते हैं, एट्रियल ब्लड गैसेस और चेस्ट एक्सरे हमको करना है। ये प्रॉपरली हमको करते रहना है। दिन में कम से कम पर डे एक एक्सरे होना चाहिए। अगर पेशेंट स्टेबल है तो कंटिन्यूसली एक्सरे की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो मिनिमम हम दिन में एक एक्सरे कर सकते हैं। वीनिंग समझ लेते हैं। तो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन से हमको CPAP पे पेशेंट शिफ्ट करना है, तो वो समझ लेते हैं। ग्रेजुअली डिक्रीज़ करनी है हमको FiO2, 5% से हमको उसकी जो FiO2 है और वो डिक्रीज़ करनी है और हमको उसको 30% तक लाना है, 25% तक लाना है। अगर वो इतने पे पेशेंट स्टेबल हो जाता है तो हम उसको फर्दर CPAP पर पेशेंट को जो है शिफ्ट कर सकते हैं। वीन PIP फर्स्ट 2 to 4 सेंटीमीटर एवरी 6 to 12 आवर। हम जो है हर 6 से 12 घंटे में 2 से 4 सेंटीमीटर ऑफ H2O PIP को हम धीरे धीरे कम करेंगे और हर 6 से 12 घंटे में हम 2 से 4 सेंटीमीटर PIP को कम कर सकते हैं। और वीन द रेट, यानी रेट हमको 15 तक हम इसको ला सकते हैं। स्विच टू नेजल CPAP, और अगर इस कंडीशन में पेशेंट स्टेबल है तो हम पेशेंट को नेजल CPAP पे हम जो है शिफ्ट कर सकते हैं। मोड इफ पेशेंट टू टॉलरेट दिस सेटिंग्स फॉर 6 to 12 आवर। फेलियर क्राइटेरिया ऑफ NIPPV, यानी किस कंडीशन में हमको पेशेंट जो NIPPV पे जो है फेलियर में चला जाता है। इसमें जो ये मोड है फेलियर में चला जाता है, इस मोड पर हमको पेशेंट वेंटिलेटर से स्टेबल नहीं हो पाता है तो हमको फिर इन्वेसिव वेंटिलेटर ही पेशेंट को देना है। तो फेलियर क्राइटेरिया समझ लेते हैं, यानी पेशेंट को मोर देन 4 एपनिया हो रहे हैं पर आवर, यानी 1 घंटे में 4 बार पेशेंट को एपनिया हुआ है। टैक्टिकल स्टिमुलेशन से पेशेंट वापस आया है और एपनिया हुए हैं और पेशेंट को बैगन मास्क की ज़रूरत पड़ी है, एम्बू बैग की ज़रूरत पड़ी है, तो उस कंडीशन में ये जो मोड है वो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। पेशेंट को इंटूबेट ही करना है, इन्वेसिव मोड पर ही पेशेंट को डालना है। और सिल्वरमैन स्कोर अगर मोर देन 6 चला जाता है, 7 चला जाता है, 6 से 7 अगर चला जाता है तो फिर हमको पेशेंट को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना कंपलसरी हो जाता है। शॉक रिक्वायरिंग आइनोट्रॉप्स, अगर पेशेंट शॉक में जा रहा है और आइनोट्रॉप्स की रिक्वायरमेंट है तो हम पेशेंट को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करेंगे। pH लेस देन 7.2 है विद पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मोर देन 60, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोर देन 60 आता है तो हमको पेशेंट को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना कंपलसरी हो जाता है। मोर देन FiO2 60% की रिक्वायरमेंट है मेंटेन टारगेट को अचीव करने के लिए, यानी हमको मोर देन 60% FiO2 की रिक्वायरमेंट पड़ रही है 90 से 95 सैचुरेशन को टारगेट करने के लिए। उस कंडीशन में नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन फेलियर हो जाता है और हमको पेशेंट को इन्वेसिव वेंटिलेशन देना है। पेशेंट को एंडोट्रैकियल ट्यूब को इंसर्ट करके पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट पर डालना है। इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस समझ लेते हैं। नेज़ल इंजरीज़ के चांसेस इसमें कॉमन हैं क्योंकि हम इसको नेज़ल प्रॉन्ग लगाएंगे
तो उसमें नेज़ल इंजरी के जो चांसेस हैं वो कॉमन हैं। और फीडिंग इंटॉलरेंस हमको पेशेंट में देखने मिल सकती है। एब्डोमेन डिस्टेंशन देखने मिल सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन पेशेंट में देखने मिलेगा हमको। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हमको देखने मिल सकती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हमको पेशेंट में देखने मिल सकती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन समझ लेते हैं, इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। उस कंडीशन में हमको जो है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन यूज़ नहीं करना है। यानी नेज़ल अबनॉर्मलिटी है पेशेंट को और ऑब्स्ट्रक्शन है। नेज़ल अबनॉर्मलिटी है और पेशेंट की जो नेज़ल है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, उस कंडीशन में हमको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन यूज़ नहीं करना है। क्लेफ्ट प्लेट है पेशेंट को, ये जो माउथ का और नेज़ल का जो एरिया है वो मिला हुआ है, यहाँ से कटा हुआ है, तो क्लेफ्ट प्लेट है, तो वहाँ पे हमको जो है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन यूज़ नहीं करना है। ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टूला है पेशेंट को, ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टूला है, उस कंडीशन में भी हम नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन यूज़ नहीं कर सकते। डायफ्रामेटिक हर्निया है, उस कंडीशन में भी हम पेशेंट को नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन यूज़ नहीं कर सकते। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी हुई है पेशेंट की और सीवियर कार्डियोवैस्कुलर इनस्टेबिलिटी है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में भी हम नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इनमें हम वेंटिलेटर जो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन को है यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर पेशेंट नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर पे अगर फेलियर में चला जाता है तो हम फिर पेशेंट को इन्वेसिव वेंटिलेशन ही पेशेंट को देना है। और नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन से धीरे धीरे हमको पेशेंट को अगर इम्प्रूव कर जाता है तो हमको फिर सीपैप पे शिफ्ट करना है और फर्दर हाइप्लोनेजल कैनुला पे हमको शिफ्ट करना है और फिर फर्दर हमको पेशेंट को नॉर्मल ऑक्सीजन पे शिफ्ट करके पेशेंट को विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट पर हमको पेशेंट को जो है मॉनिटर करना है। तो आई होप आप समझ चुके हैं। अगर वीडियो समझ में नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा देखेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।